बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मित्रों, मैं ठीक हूँ। मैरी 1.5 माह फार्म में लगा के इंडिया पलटी तो पूना घर जाने की बजाय बेस में चली गई कि सब सो रहे होंगे तो रात को हेलीकॉप्टर की आवाज़ से जाग जाएंगे। वो बेस में सो गई। फजर पढ़कर पैदल ही घर आई। उज्जवल के घर से बेस कोई 10 मिनट की राह थी और वो ज़्यादा पैदल आते जाते थे। मैरी घर आई तो दूर से ही उसे बोन और उज्जवल और माइकल के रोने की आवाज़ें आई। वो तेज़ तेज़ चलती मार्ग की तरफ बढ़ने लगी कि जलियान के बहलाने की आवाज़ें भी आने लगीं। उज्जवल, बोन, माइक वो आवाज़ें देती दौड़कर अंदर आई तो मित्रों तीनों बेड पर लेटे थे। चीखें मारते जाकर मैरी से लिपट गए। हाय मेरा निज़ा किधर है? वो ठीक तो है ना? तुम इतने क्यों रो रहे हो? मैरी भी एकदम चीख पड़ी तो जलियान तसल्ली देकर बोले, निज़ा ठीक है, 17 दिन हो गए उसे फार्न गया है तो तुमने बहुत दिन लगा दिए। तो उज्जवल डिस्टर्ब हो गया। निंदा आपस से संभलता नहीं तो मैं कुछ दिनों से रात को आ जाता हूँ। बोन भी संडे को आया तो फिर कॉलेज गया ही नहीं। ओ मेरी जिंदड़ियों, में कुर्बान जो। मैरी दोनों को बहलाने लगी। इतनी देर में जलियान उसके लिए चाय का कप बना के ले आए। मैरी चाय पीने लगी। अम्मा आपसे बहुत बू आ रही है। बोन ने उसकी आगोश में सर रखते हुए नाक सुकेड़ी तो मैरी ने हंसते हुए उसके माथे का बोसा लिया। स्वीट सन, क्या करती? जंगलों का हार्ड वर्क था। बला की गर्मी, नहर दूर थी, वहाँ कपड़ों समेत नहा आती। काम ख़त्म होने का नाम ना लेता। इतना रोना आता, रो रो के निढाल पड़ जाती। अभी नहा लूँगी। अम्मा बाबा भी छोड़ के चले गए। दादा का फ़ोन आता है, वो समझाते हैं निज़ा से रिटर्न लो, राजा भागा का बाप ना बने, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। मैरी की आंखें भर आईं। वो हमें नहीं छोड़ेगा, उसने दादाजी को रिटर्न दिया था। उज्जवल ने तसल्ली कराई। रोज़ ठीक हो आके मुझे शक्ल दिखा जो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। साथ रूम से रिमल ने आवाज़ दी तो मैरी उठ कर गई। वो लेटे थे। तुम कमज़ोर हो गई हो, डार्क सर्कल पड़ गए हैं, वो मोहब्बत से बोले। रिमल भाई, कभी शिकार मिलता कभी ना मिलता। हिरन थे मगर सुबह का शिकार इशाता ख़राब हो जाता कि बड़ी जालम गर्मी थी और हिरन के शिकार में 1.5 घंटा ज़ाया हो जाता। तो मैं नहर से मछली या केकड़ा पकड़ लिया करती या कोई बगला मिल जाता। खुदाई का बहुत काम था। लेबर मेरे साथ अकेले किसी सूर काम करने को तैयार ना थे। मैरी मुँह बना कर बोली। रिमल उठ कर बैठ गए तो मैरी सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गई और दोनों पैर रिमल की गोद में रख दिए। वो तस्मे खोलने लगे। उज्जवल और बोन भी आकर बेड पर लेट गए। डैड आपके लिए नाश्ता बना रहे हैं, बोन ने इतला दी। कुछ देर बाद का मंजर था। मैरी नाश्ता कर चुकी थी कि जलियान अंदर आए। रोज़ बेटी, मैंने तुम्हारा ड्रेस वाशरूम में रख दिया है। साउस एक्टिव है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में खूब ड्यूटी की है उसने। अमल भी डेली जाते हैं। तुम रेस्ट करना चाहो तो आज कर लेना, मैं अब चलूँगा। उन्होंने रिमल का माथा चूमा और बताया, मैंने आपके कपड़े बाथरूम में रख दिए हैं, नाश्ता सारा बना है, हार्ट पार्ट में जब मर्जी हुई कर लें। जलियान तीनों को लेकर बाहर निकल गए। तीनों अब रात को आराम से सो जाना, अब मैं नहीं आऊँगा वो कहने लगे तो बोन रो पड़ा। डैड हम कैसे सोएंगे? वो बिलखता था। रोज़ समझदार है, अभी थकी हुई है, उसे आराम करने देना, वो तुम लोगों को संभालेगी। निज़ा भी इंशाल्लाह 13 दिनों तक पलट आएगा। वो बहला कर चले गए थे। मित्रों, मैरी बोन को कॉलेज छोड़ आई। वो अपने हेडक्वार्टर आई, दिन भर काम के और शाम को घर आई। सब खाना खा चुके। घर की फालतू लाइट्स मैरी ने ऑफ की और अंदर आई तो रिमल और उज्जवल साथ लेटे थे। तो उज्जवल बिस्तर से निकलकर सोफे पर आ बैठा जबकि रिमल लेटे रहे। मैरी भी सोफे पर बैठ गई। निज़ा की कोई कॉल आई क्या? मैरी ने पूछा। घर नहीं आई, नायाब आई को भी नहीं की। हाँ, योवी को निज़ा ने सुबह कॉल की थी और दादा के गार्ड को भी कॉल की। योवी ने मेरा बताया है। मैरी गमगीन थी। योवी को पता ही नहीं कि आप आ गई हैं और योवी बता रहा था कि निज़ा ने सिर्फ डैड का ही पूछा है। मैरी मुंह पर कुशन रख कर रोने लगी। रिमल ने जलियान को फ़ोन किया। डैड, निज़ा का फ़ोन आया था क्या? हाँ, इशा के बाद आया था, मैंने बताया है रोज़ आ गई है। तो रो पड़ा। पूछता था ड्रेस का कलर क्या था। मैंने कलर बताया तो उसे समझ ही ना आ रही थी और मैं समझा नहीं पा रहा था। जलियान खासे दुख से बोले तो रिमल कहने लगे, डैड मैल का भी कोई कलर होता है क्या? मैरी बुरी तरह रोने लगी थी। रिमल, पुत्र, मैल खुद कलर है, जिस पर चढ़ेगा उसकी असल मार देगा। रोज़ को समझाया करो, साथ फालतू जोड़ा रख लिया करे। कास्टक ना भी हो तो सादा पानी से भी मैल निकल जाता है। हरी की चादर के मैल ने पालन डैड को व्याकुल बेकरार कर दिया था। उन्हें किसी पल आराम ना आता। वो कहा करते थे कोई वजह भी नहीं है, बट बदन के कुछ हिस्से हमेशा व्याकुल रहने लगे हैं। मैल साथ नहीं होता। आप बड़े हैं, रोज़ को समझाया करें। वो प्यार जताकर काल बंद करके थे। रोज़ चुप कर जाओ। रिमल ने सर पर हाथ फेरा। कुछ देर मैरी रो रो कर चुप कर गई। वो लिबास साफ रखना समझाते थे। रिमल भाई, मेरा श्रृंगार तो निज़ा है, मेरे पास नहीं होता तो मैल मुझे बड़ा करार देता है। वुजू करूँ तो बेकरार हो जाती हूँ, तजम्मुम करूँ तो चैन मिलता है, वो बताती। रिमल बड़े थे, कुछ देर में बहला लेते हैं। वो ज़्यादा बैठते नहीं थे। फिर लेट गए। मुझे नींद आ रही है, तुम दोनों भी ज़्यादा मत जागते रहना, जल्दी सो जाना। रिमल सो गए तो दोनों अंदर वाले डोर से साथ वाले रूम में चले गए। बड़े बेड पर माइकल और डैनियल सो रहे थे। डैनियल माइकल का छोटा भाई था। दोनों कुछ ड्राई फ्रूट लेकर सोफे पर बैठ गए। मैरी 1.5 माह बाद आई थी तो उज्जवल ने उसे पीछे वाले सारे हालात बताए। मैरी की तसल्ली हो गई तो कहने लगी, अर्जेंटीना ये चिली के करीब तरीन मुल्क है। इस बार तो बहुत हार्ड वर्क था और अब निज़ा के बगैर काम मुमकिन नहीं होता। पहले मैं बहुत कम काम करती, अब चौंकी मुज़ाकरात तुम करते हो तो डिमांड भी बहुत बताते हो, इसलिए से फाइनल काम भी बेहिसाब लेते हैं। पहले सामान नहीं मिलता था, मैं मुखिया जी के सामान पर गुजारा करती,
अब तो वो तुम्हें सामान भी बेतहाशा देते हैं कि बहुत ख़ानदान भी साथ भुगत जाते हैं। उज्ज्वल, अर्जेंटीना ज़्यादा जंगलात पर मुश्तमिल है। लैंडिंग के लिए मैंने खुद दरख्त काटे और जगह बनाई, बाकी सारा सफ़र पैदल करती या ऊपरी परवाज़ से कम झाड़ियाँ देखती तो लैंड करती। इसमें हेलीकॉप्टर को स्क्रैच बहुत आया। यूरेनियम की तलाश में बहुत जगह सर्वे किया, तब जाकर यूरेनियम की मिकदार मिली। प्लांट लग गया। अर्जेंटीना को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वहाँ ये खरे पिस्ते की बहुत वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। इस वक्त फसल लगी है, बस 2 माह तक तैयार होगी। जगह जगह मैं ज़मीनी सर्वे कर करके बुरी तरह थक गई थी। मुसलसल परवाज़ से आज़ाद जवाब दे गए। भूख भी बहुत लगी थी और हफ्ता हो गया था आँख भी नहीं लगाई थी। कैमरे तो नहीं थे बट मेन टावर्स पर मैं मुसलसल चेकिंग में रहती थी। मैंने टावर्स पर राब्ता किया कि मैं बहुत भूख महसूस कर रही हूँ, तो मैं पिस्ते की फसल के पास लैंड करके कुछ पिस्ता लूँगी। तो मुझे जवाब मिला, आपको हर किस्म की आज़ादी है, आप जो शिकार करना चाहें, जहाँ से खुराक लेना चाहें, आपको अलाउ है। तो रोज़ आप टावर पर कहती वो खुराक पहुँचा देते। उज्ज्वल बोला, वो तुम्हारे कहने पे खुराक देते हैं, मुझे कहाँ देते हैं। वो उज्ज्वल को बताने लगी कि नीची परवाज़ में मैंने बैरोमीटर वक्फे से नीचे लटका दिया। कई जगह वो दरख्तों में फंस कर उलझ गया, तो मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आई। एक जगह पे यूरेनियम की निशानदेही हुई। मैं आला लगाकर मुनासिब जगह पे लैंड कर गई और पैदल मुकर्रर जगह पर पहुंची। दिन पर खुदाई में यूरेनियम मिल तो गया, मगर बहुत कम मिकदार में। मैंने टावर्स पर जगह की निशानदेही करा दी और आगे बढ़ गई। अर्जेंटीना के बिल्कुल बॉर्डर पर सरहद है। मैंने वहाँ लैंड किया और 2 दिन वहाँ से हिली भी नहीं। वहाँ खरगोश बहुत थे, वहीं आग पर भून कर खा लेती। वहाँ 2 दिन क्याम से मेरी जिल्द बहुत कुमला गई और सुस्ती भी बहुत रहने लगी। बैरोमीटर ने वहाँ काम ना किया, मगर मुझे यकीन है वहाँ कुछ ख़ास किस्म की मादनियात हैं। हो सकता है गोल्ड भी हो या और कीमती पत्थर। चट्टानें बड़ी हैं, बारूद से तोड़ना पड़ेंगी। मैं चाहती हूँ निज़ा के आने तक तुम बात चलाओ। यार रिस्क नसीबाज, प्राण सलामत है। पालन डैड के इंडिया पर सलामती उतरे तो बदले में काम तो मर्जी का करवा देंगे। पिस्ता भी खूब मिलेगा, हम स्टोर करके कुछ फ़रोख्त भी कर देंगे। क्या ख्याल है? उज्ज्वल मुतफिक हुआ। निज़ा लड़के गया है, जाता ही नहीं था। जलियान डैड ने बहुत समझाया, मिन्नत भी की, तो रात 2 बजे रवाना हुआ तो इतना रोया कि मेरा कलेजा मुँह को आने लगा। वो सुअर पैदा हो ना तो मैं खुद उसे धंधे पे लगा दूंगा, फिर मैं निज़ा को इतने दूर नहीं भेजूंगा। वो जाते जाते कहता था, मैंने इतने दिन हो गए रोज़ को नहीं देखा, तो आंखें जल रही थी। उज्ज्वल बताते हुए रोया, मैरी सुनकर रोई। मित्रों, उज्ज्वल ने जल्द मुज़ाकरात किए तो फ़ौरन से नुमाइंदे पूना बेस आ गए। इतना सामान लाए कि बेस भर गया। ये सिर्फ मुज़ाकरात करने आए। उज्ज्वल ने डिमांड्स लिख कर रखी हुई थी, वो इनमें से टिक मार करके डिमांड बता दिया करता था। मुआहदा हो गया। नकद रकम कुछ भी नहीं थी। हाँ, सामान बेड़ा भर के भेज दिया, जिसमें गोल्ड के चंद सेट भी थे और क्रॉकरी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, खाने पीने का सामान के एयरबेस फिर से भर गया। पिस्ते की फसल अभी कुछ हफ्ते थे तो उन्होंने उज्ज्वल से 100 टन तय किया। 100 मन का 1 टन होता है। 100 टन से बड़ा माल बरदार बेड़ा भरता था। काम की मियाद 45 दिन थी, मतलब 1.5 माह। और उज्ज्वल की डिमांड में इंडिया में गैस की दरियाफ्त हुई थी। वहाँ रिफाइनरी लगा के देना थी, गैस निकालना, सफाई, आगे फिर गैस शहरों में सप्लाई करना। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और इस पर 6 अरब तक लागत आती थी। 3 से 35 करोड़ का पिस्ता सामान समेत मिला था और एक रिफाइनरी। निंदा जी के बकौल ये एक अच्छा मुआहदा था। निज़ा आ गया। चंद दिन घर में खूब हल्ला गुला रहा, बहुत मस्ती कर लिया। बैराग उतर गया तो उसे बताओ मुआहदे का। निंदा जी ने फ़ोन पर सरगोशी की। नो, उज्ज्वल ने सख्ती से कहकर फ़ोन रख दिया और पिस्ते की खेप आने तक उज्ज्वल टालता रहा। कालीकट बंदरगाह कलकत्ता में है और कोलकाता कालीकट से ही निकला है। डलनास के मैनेजर ने उज्ज्वल को फ़ोन करके बताया कि अर्जेंटीना से पिस्ते की खेप आई है, हमने उतरवा ली है। 100 टन है, 10 टन चुंगी रख ली है। अब आप क्या कहते हैं, बेस भिजवा दें, रेंट आपको पड़ेगा या रेंट में हम पिस्ता रख लेते हैं। उज्ज्वल हंस पड़ा, इतनी ज़्यादा चुंगी मुझसे रख ली तो फार्मर बेचारों पर कितना टैक्स डाला होगा। अब ये भी बता दो 90 टन पर टैक्स कितना लगाया है? उज्ज्वल ने पूछा। फी बोरी 60 रुपये, 60 किलो यानी 1.5 मन की एक बोरी होती है, मतलब 1 किलो पे 1 रुपया टैक्स लगा था। ओके, ज़्यादा नहीं है, तुम रहने दो, मैं योवी को भेजता हूँ, तुम टैक्स वसूल करके खेप लदवा देना। थैंक्स उज्ज्वल। उज्ज्वल ने फ़ोन रख दिया। वो कुछ सोचता रहा, फिर घर फ़ोन किया। अम्मी ने उठाया। उज्ज्वल ने कहा कि मैं कैप्टन भेजता हूँ, उसे लाकर से रकम भेजने को कहा। मित्रों, 1 मन में 40 रुपये होते हैं, तो 1 किलो पर 1 रुपया टैक्स हुआ तो मन पर 40 रुपये टैक्स होगा। 100 मन मुराद 1 मन पर 4000 टैक्स हुआ। 100 टन पर कोई 4 लाख टैक्स लागू आ गया। बहरहाल उज्ज्वल ने यौवन को फ़ोन किया कि कैप्टन तुम्हारे पास आ रहा है, नफरी ले जाओ और टैक्स देकर पिस्ते की खेप ले आना। मित्रों, अब 2023 है। इस वक्त पिस्ता 3500 4000 का किलो है। उस वक्त 100 रुपये का किलो था और किलो पर 1 रुपया टैक्स था। 4 करोड़ का पिस्ता घर आ गया। पूना बेस भर गया था। निज़ा की रेस्ट भी हो गई थी। सो जब उसे पिस्ते की खेप का पता चला तो उसने माइंड नहीं किया, खुशी का इजहार किया। उज्ज्वल ने सारे घरों में 100-100 बोरी डाल दी। तिहाड़ में भी तकसीम करवाया। पूना में भी आम तकसीम हुआ। आर्मी और सिक्योरिटी और कोर्ट में भी पौ के पैक बनाकर तकसीम किए गए और बाकी सारा उज्ज्वल ने अमृतसर मंडी भेज दिया। मोटा खरा पिस्ता था। उज्ज्वल को 2.5 करोड़ रकम की नकद रकम मिल गई और उज्ज्वल ने तय कर लिया कि निज़ा लोगों को ब्लास्टिंग के लिए बारूद चाहिए होगा, तो तय पा गया कि जो चीज़ ज़रूरत होगी मुहैया की जाएगी।
उज्ज्वल ने निज़ा को समझाया कि जंगली खुराक पर डिपेंड मत करना, 2 दिन एम्बेसी में स्टे करना और डिब्बों वाली खुराक ख़रीद लेना। उज्ज्वल को हर बात तय करना पड़ती थी कि मैरी और निज़ा दोनों ही इस मामले में बिल्कुल डुन थे। उज्ज्वल ने तय कर लिया कि खुश खुराक में चना, खजूर, ड्राई फ्रूट उन्हें फ़राहम किया जाए। उन्होंने हलाल खुराक का कहा तो उज्ज्वल ना माना कि वो मान भी लेता तो निज़ा ने नहीं मानना था। निज़ा रात रहने धर्म लोगों की तरफ चला गया तो किशोर मनाड़ भी वहीं आ गए। रात भर महफिल लगी रही। निज़ा इन लोगों से बहुत मोहब्बत रखता था। उसका खूबसूरत जिस्म उसके बुज़ुर्गों के लिए राहत का सबब था। मनाड़ उसे मज़े से बताते थे कि दादा खूब पिस्ता खा रहे हैं। कल मस्ती में आ गए, कहने लगे यार कोई दाएं बाएं कन्वे करो, हम रोटी की जगह पिस्ता खाते हैं। तो धर्म ने कहा अखबार में खबर लगवा देते हैं। सब बहुत हंसे। निज़ा महजूज हुआ क्या उन्हें पिस्ता मज़ा करता है। वो पूछता था ज़ाहिर है वो सारा दिन खुश रहते हैं तो पिस्ता मज़ा करता है तो खुश रहते हैं। सारी रात वो जागते रहे। निज़ा ने मनाड़ और किशोर जी को सुलाने की कोशिश की मगर वो ना सोए कि निज़ा इस तरह रात रहता नहीं था। निज़ा फ़ोन ज़रूर करता और कभी माँ बाद उजलत में मिल भी जाया करता मगर ज़्यादा फ़ोन के राब्ते में रहता था। सुबह मनाड़ की वाइफ ने चूरी बना कर दी तो निज़ा ने शेयर किया कि माँ का प्यार हमने कम देखा है, सिर्फ बाप का प्यार देखा कि हमारी माँ को प्यार करना ही नहीं आता। रानी माँ जल्द दुनिया से चली गई। बाकी माएँ बापूजी से सेवा करवाने की आदी थी तो बच्चों को प्यार करना उन्हें नहीं आता, उल्टा हमें उनके गाल चूमना पड़ते थे। सब हंसने लगे।